उसकी मम्मी ने बोला भाई डायरेक्ट जा, इस पास से जाना और सामान लेके आ जाना, लेकिन वो ऐसे गया घूम घाम के घंटों घंटों घंटों। जब हम छोटे थे तो सभी लोग जैसे ट्रेन या बस में जाते थे, तो ये सभी के साथ होता होगा, हमारे साथ भी और आपके साथ भी हुआ होगा। तो हम ये सोचते थे जब हम ट्रेन में जा रहे हैं कहीं, तो हमें लगता था कि साथ में पेड़ भी चल रहे हैं। जो समझदार बच्चे हैं जिनको पता है कि उनको सिलेक्शन लेना ही लेना है, उन्होंने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी है, वो पढ़ाई कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सभी को पता है कि हमने लास्ट 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा वेक्टर एनालिसिस था सिलेबस का, फिर हमारा ग्रेविटेशन था, और आज हम स्टार्ट करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जो न्यू लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं वो जाके प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं। वेक्टर एनालिसिस और ग्रेविटेशन की हमने बिल्कुल सीरीज से वहाँ पे डाल रखे हैं, ठीक है। और अगर आप लोग, हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई डाउट पूछना है या फिर आपको स्टडी डिस्कशन करना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में भी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। अच्छा हाँ, एक बात और, कुछ स्टूडेंट्स के मन में डाउट है कि क्या सिलेबस चेंज होगा। देखो, सिलेबस चेंज होने की पॉसिबिलिटीज मतलब काफी कम है। देखो, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी नहीं कह सकते कि आयोग क्या करने वाला है, बट पॉसिबिलिटीज अगर देखी जाए तो बहुत कम है, क्योंकि अभी लास्ट टाइम ही हमारा सिलेबस चेंज हुआ था, ठीक है। तो अभी आप ये मत सोचिए कि सिलेबस चेंज होगा, हम वैकेंसी आएंगे तब पढ़ेंगे। देखो, सब्जेक्ट तो आना ही है ना, फिजिक्स और मैथ्स तो आएगा ही आएगा। सिलेबस चेंज अगर होता भी है तो, जो कि पॉसिबिलिटीज बहुत बहुत कम है सिलेबस चेंज होने की, क्योंकि लास्ट टाइम हुआ है, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो एटलीस्ट आप अपना फिजिक्स और मैथ्स अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जो समझदार बच्चे हैं जिनको पता है कि उनको सिलेक्शन लेना ही लेना है, उन्होंने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी है, वो पढ़ाई कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो जो लोग अभी सीरियस नहीं है, प्लीज वो लोग भी सीरियस हो जाओ, ठीक है। मैं फिजिक्स पढ़ा रही हूँ तो मैं सिर्फ फिजिक्स के लिए बोलूंगी कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि वैकेंसीज आने से पहले या वैकेंसीज तक हम अपना काफी सारा सिलेबस कंप्लीट कर लें, ठीक है। अब हम कोशिश करें कि आने वाले टाइम में या तो हम अपनी वीडियो की ड्यूरेशंस बढ़ा देंगे, या फिर हम एक दिन में किसी दिन मतलब वीकली कि बीच बीच में 2-2 लेक्चर्स हम डाल दिया करेंगे, ताकि सिलेबस जल्दी से जल्दी हमारा कंप्लीट हो सके। तो जो अभी सीरियस नहीं है, प्लीज सीरियस हो जाइए और अपनी पढ़ाई को सीरियसली कंटिन्यू पढ़िए, मतलब डेली पढ़िए। डेली का टारगेट रखिए कि आज हमें ये लेक्चर पढ़ना है, इसके हमें क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। तो आप एक टाइम टेबल बना लीजिए कि आपको फिजिक्स और मैथ्स, आप सोचिए कि आपको पढ़ना ही है। बाकी चीजें शायद शायद आप बाद में पढ़ लें, लेकिन आपको पता है मैथ्स और फिजिक्स का सिलेबस कितना रहता है ना। तो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा स्टार्टिंग से। तो कोशिश कीजिए कि पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करें, स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं, तो जो न्यू स्टूडेंट हैं तो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अपना लेक्चर। देखिए, ये हमारा सिलेबस है, टॉपिक है हमारे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, जिसके अंदर हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वर्क, एनर्जी थ्योरम पढ़नी है, थोड़ा सा वर्क के बारे में भी समझेंगे। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है, ये हमें पढ़ना है। लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, ये हमें पढ़ना है। ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल हमें पढ़ना है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, एनर्जी फंक्शन, मोशन ऑफ अ बॉडी नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। तो ये हमारा सिलेबस है, इसका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो टॉपिक है। तो जितना आज हो पाएगा उतना आज हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो फर्स्ट इसके अंदर है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो, जब हम छोटे थे तो सभी लोग जैसे ट्रेन या बस में जाते थे, तो ये सभी के साथ होता होगा, हमारे साथ भी और आपके साथ भी हुआ होगा। तो हम ये सोचते थे जब हम ट्रेन में जा रहे हैं कहीं, तो हमें लगता था कि साथ में पेड़ भी चल रहे हैं, है ना, कि पेड़ भी चल रहे हैं। अब वो पीछे रह गए, फिर दूसरे पेड़ चल रहे हैं, तो हमें लगता था चीज़ें भी मूव कर रही हैं। कोई घर रास्ते में पड़ा तो हम सोचते थे अच्छा ये भी मूव कर रहा है ना। और जो साथ में हमारे ट्रेन में बगल में मम्मी पापा बैठे होते थे या बस में, तो हमें लगता था कि अच्छा ये तो रेस्ट में है। हम तो ये सोचेंगे कि ये तो हमारे साथ बैठे हैं और हम भी बैठे हैं, तो ये तो रेस्ट में है ना। उस टाइम तो नहीं पता था कि ये रेस्ट में, ये मोशन में है, मतलब हमें लगता था ये हमारे साथ बैठे हैं, ये तो नहीं चल रहे हैं। लेकिन जो साइड में पेड़ है वो चल रहे हैं, है ना। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे हम कार से कहीं जा रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि जो सन है ना, ये हमारे साथ साथ चल रहा है, जहां जहां हम जा रहे हैं सन हमारे साथ वहां वहां जा रहा है। तो जो गाड़ी के अंदर बैठा है ना, उसको क्या लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो चीजें हैं वो मोशन में है। सन भी मूव कर रहा है, ट्रीज भी मूव कर रहे हैं, जो चीजें रास्ते में पड़ रही हैं वो भी मूव कर रही हैं, है ना। अब उसी के रेस्पेक्ट में जो उसके साथ में बैठा है वो मोशन में है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू विच द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर मेजर्ड। मतलब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को हम मेजर करते हैं। अगर नॉर्मल भाषा में समझें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब किसकी रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ मैं बैठी हूँ, ठीक है, तो मैं बोलूँ कि भाई मैं उस वाले एक वहाँ गेट लगा है, उस गेट से मैं 10 मीटर की दूरी पर हूँ या 20 मीटर की दूरी पर हूँ। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, वो गेट है ना, जिससे मैं बता रही हूँ कि भाई मैं उससे इतनी दूर बैठी हूँ। तो अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो है, ठीक है। जो बच्चा गाड़ी में बैठा था, उसको लग रहा है कि ट्री मूव कर रहे हैं, तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना। अब कुछ लोग बाहर खड़े होंगे तो उनको क्या लगेगा कि जो अंदर दोनों लोग बैठे हैं वो भी, उसके मम्मी पापा भी दोनों मोशन में है, तो उसके रेस्पेक्ट में वो दोनों मोशन में है, ठीक है, क्लियर है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं कि हम किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या होता है, डिपेंड करता है कि हमने किसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के हम चीजें देख रहे हैं, बोल रहे हैं। समझ में आ गई बात। तो ये होता है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा दो तरह का होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है, देखो आज हमने कोशिश की कि हिंदी में भी हम नोट्स बनाएं ताकि जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, वो भी अपने नोट्स अच्छे से क्लियर अपनी कॉपी में बना सके। देखो जैसे अ चाइल्ड सिटिंग ऑन मूविंग बस सीज अ चाइल्ड सिटिंग बिसाइड हिम एट रेस्ट। तो ये जो बच्चे दोनों बैठे हैं, इसको लग रहा है कि ये रेस्ट में है, इसको लग रहा है कि ये भी रेस्ट में है। अब सपोज कोई बाहर खड़ा है, ये बाहर कोई खड़ा है, ठीक है, मैंने पहले भी आपसे बोला कि प्लीज मेरी ड्राइंग पे ध्यान मत देना, है ना। तो अभी जो बच्चा जो पर्सन बाहर खड़ा है, इसको क्या लग रहा है, इसको लग रहा है कि दोनों मोशन में है ना। अब इन बच्चों को क्या लग रहा होगा, इन बच्चों को लग रहा होगा क्या कि ये मोशन में है। तो अब डिपेंड करता है कि हम किसकी रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, क्या हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट ये दो टाइप के होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं इसके अंदर, देखो फ्रेम हैज जीरो एक्सेलरेशन, जिसके अंदर जीरो एक्सेलरेशन हो, मतलब या तो चीजें रेस्ट पे हो, ठीक है, या तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या हो, रेस्ट पे हो। जैसे सपोज ये खड़ा है पर्सन, ये रेस्ट पे है, ठीक है, तो ये क्या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेकिन अगर ये मूव कर रहा है, सपोज ये भी चलने लग गया, तो ये कैसी, इसकी जो स्पीड होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट स्पीड होनी चाहिए। तो या तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसको हम मान रहे हैं वो रेस्ट पे हो, या तो कैसा हो, वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, तो हम उसको बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो वहां पर एक्सेलरेशन जीरो होगा। सिंपल सी बात है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है, अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, तो जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है कि क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इट मे बी रेस्ट, या तो वो रेस्ट पे होगा मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। न्यूटन्स लॉ कैन बी अप्लाइड डायरेक्टली, मतलब जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं उन पर हम न्यूटन्स लॉ को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नो शूडो फोर्स इज रिक्वायर्ड, किसी भी शूडो फोर्स की रिक्वायर्ड नहीं होती है, हम बताएंगे कि अभी क्या होता है। एग्जांपल है अ ट्रेन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एक ट्रेन जा रही है बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हमें जो याद रखने की चीजें हैं वो ये है, एक तो हमारा इसका एक्सेलरेशन जीरो, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। हमें क्या याद रखना है, शॉर्ट में हम याद रखेंगे कि जो एक्सेलरेशन है वो हमारा क्या होता है इसमें, जीरो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, जब ये स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो जो चीज याद रखेंगे, स्पीड या तो कांस्टेंट होनी चाहिए, या तो वो रेस्ट पे होना चाहिए, और एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। न्यूटन लॉ डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ये दो चीजें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखो हमने हिंदी में भी लिखा है, तो प्लीज आप अपने हिंदी में भी नोट्स बना सकते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, अब ये क्या होता है, फ्रेम हैज एक्सेलरेशन और रोटेशन। अब कोई फ्रेम ऐसा है जो किसी एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है या उसमें रोटेशन हो रहा है, ये मतलब उसमें एक्सेलरेशन है, ठीक है, मतलब वो कभी स्पीड ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, आपको पता है कि स्पीड अगर चेंज होती रहेगी तो एक्सेलरेशन होगा, है ना। तो मींस इसका ये मतलब है कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। अब न्यूटन्स लॉ रिक्वायर्ड स्यूडो फोर्स टू बी इंट्रोड्यूस। अब ये क्या कह रहा है कि हम इस पर डायरेक्टली न्यूटन्स का लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, हमें इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको अभी समझते हैं। सूडो फोर्स रिक्वायरमेंट है, तो दो पॉइंट जरूरी है, पहली चीज कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, दूसरा इसमें सूडो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि एन एक्सेलरेटिंग बस, कि जो बस है वो क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है। अब भाई समझते हैं सूडो फोर्स क्या होता है, तो अभी आगे समझेंगे। पहले एक सिंपल एग्जांपल ले लो, जब हम कभी झूले में झूलते हैं, सभी लोग झूले में झूलेंगे बचपन में, बोरी में वो क्या बोलते हैं उसको, मैरी गो राउंड, जो गोल गोल घूमने वाला होता है ना। तो अब जब हम उस पर घूमते हैं गोल गोल, तो हमें ऐसा लगता है कई बार कि हम ना बाहर की तरफ गिर जाएंगे, है ना। मतलब उस पर एक फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम यहाँ गोल गोल घूम रहे हैं, ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, बट हमें ऐसा लगता है कि कोई फोर्स है जो बाहर की तरफ लग रहा है और हम तो बाहर गिर जाएंगे, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसको क्या बोलते हैं, वो स्यूडो फोर्स है। वो एक्चुअल में एक आभासी बल है, वो रियल फोर्स नहीं है। कैसा है, आभासी, यानी कि स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स इज एन अपीरेंट फोर्स इंट्रोड्यूस इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। एक अपीरेंट फोर्स है, मतलब आभासी बल है, किस पर इंट्रोड्यूस होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम से हम इसको अप्लाई करते हैं। एक्सप्लेन द मोशन ऑफ बॉडी विदाउट अप्लाइंग न्यूटन्स लॉ, मतलब हम क्या करते हैं, इस पर डायरेक्टली न्यूटन्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हमें इसके मोशन को एक्सप्लेन करना है तो हमें स्यूडो फोर्स क्या करना पड़ेगा, स्यूडो फोर्स की हेल्प से ही हम इसमें क्या कर सकते हैं, मोशन को, मतलब हमें इसमें जो मोशन बताना है वो स्यूडो फोर्स की हेल्प से बता सकते हैं। हम डायरेक्टली इस पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। देखो ध्यान से समझो, जैसे कि हमारे पास एक ट्रक है, अब ट्रक कहाँ जा रहा है, ट्रक राइट साइड मूव कर रहा है, ये ट्रक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब यहाँ पर मैंने एक धागे से बोल टांग दी, हमने एक बोल टंगा रखी धागे से, ठीक है। अब जैसे जैसे ट्रक आगे जाएगा तो बोल कहाँ मूव करेगी, देखो बॉल मूव करेगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक बात बताओ, क्या हमने इस बोल पर कोई फोर्स लगाया, क्या हमने इस बोल पर तो कुछ भी फोर्स अप्लाई नहीं करा, है ना। एक्सेलरेशन किसका है, इस ट्रक, ये ट्रक आगे जा रहा है, ट्रक पे ट्रक जो है उस पर स्पीड है, उसकी स्पीड है, वो एक्सेलरेट कर रहा है, आगे जा रहा है। तो जो बॉल है वो पीछे चली जाएगी, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इस पर जो फोर्स लग रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, शूडो फोर्स। हमने इस पर कोई भी एक्चुअल फोर्स नहीं लगाया, बट इस ट्रक की वजह से इस पर जो फोर्स लगा उसको हम बोलेंगे शूडो फोर्स। और इसकी हेल्प से हम बताएंगे कि क्या इसका मोशन, किस बॉडी का मोशन क्या है, तो इसी को बोलते हैं शूडो फोर्स। और ये कहाँ अप्लाई होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में क्या होता है, ये अप्लाई होता है, ठीक है। तो क्या है, बॉल विदाउट फोर्स, फोर्स नहीं है, तो जो फोर्स लगा है वो कौन सा फोर्स है, शूडो फोर्स। अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है हमारा ट्रक, तो जो ये है इस पर ये शूडो फोर्स इधर लग रहा है, इधर लग रहा है। व्हेन द व्हीकल एक्सेलरेट टुवर्ड राइट द बॉल अपीयर्स टू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना। सिंपल सी बात है, ये राइट में जाएगा तो ये लेफ्ट में क्या हो जाएगी, मूव करेगी। इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम शूडो फोर्स इज इंट्रोड्यूस, बिल्कुल सही बात है। इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो ध्यान रखनी है, जो शूडो फोर्स है उसकी डायरेक्शन एक्सेलरेशन की क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ये रियल फोर्स नहीं है,
इट हेल्प्स टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो ये हेल्प करता है क्या कि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ को क्या करें, अप्लाई करें इसकी हेल्प से मोशन बता सकते हैं। जैसे कि एक्सेलरेटिंग कार हो गया, रोटेटिंग लिफ्ट हो गई, है ना, या टर्निंग व्हीकल हो गया, वो सब किसी एग्जांपल होता है हमारे, वो सब उसमें सब यही काम करता है हमारा सूडो फोर्स। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारा वर्क। देखो हमें वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़नी है, तो थोड़ा सा उससे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा वर्क क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सपोज क्या कर रहे हैं, हम किसी चीज पे धक्का लगा रहे हैं, हमने किसी चीज पे फोर्स लगाया और वो अपनी जगह से मूव हो गया, तो हम बोलेंगे वर्क डन हुआ है। ठीक है। अब सपोज एक पतला सा बच्चा है, वो बहुत ही मोटे बच्चे पे क्या कर रहा है, फोर्स धक्का दे रहा है उसको। स्कूल में बच्चे रहते हैं झगड़ा कर लेते हैं, सभी ने देखा होगा, कुछ टीचर्स भी होंगे जो स्कूल में पढ़ाते होंगे। तो क्या करते हैं, बच्चे आपस में झगड़ते रहते हैं, या घर में भी बच्चे झगड़ते रहते हैं। तो कोई छोटा सा पतला सा बच्चा क्या कर रहा है, बहुत हेल्दी बच्चे को धक्का दे रहा है, तो क्या होगा, क्या उसको धक्का दे पाएगा, वो उसको फोर्स लगाया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है, कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे यहाँ पर तो कुछ भी वर्क डन नहीं हुआ, है ना। तो वर्क कहाँ पर होगा, जहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो, तो हम बोलेंगे तभी हमारा वर्क डन हुआ है। तो वर्क क्या होता है, हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और वर्क हमारी कैसी क्वांटिटी है, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, या एफ डी कॉस थीटा सभी को पता है, 9th क्लास में हम इसको पढ़ रहे हैं। एसआई यूनिट इसकी जूल होती है ना। और इसकी वो क्या होती है, मतलब सीजीएस यूनिट क्या होती है, इसकी अर्ग होती है ना। सीजीएस यूनिट क्या होती है, इसकी अर्ग। अब नेचर ऑफ वर्क डन क्या है, क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क कब हुआ है। जैसे अगर हमारा जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम होगा, तो हम बोलेंगे कि वर्क हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। जैसे कि ग्रेविटी पुलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डाउन, जो ग्रेविटी है वो क्या कर रही है, किसी ऑब्जेक्ट को नीचे अपनी तरफ क्या कर रही है, पुल कर रही है। तो इस पर ये कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन, क्योंकि जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम है। नेगेटिव वर्क डन कब होगा, अगर 90 डिग्री से थीटा क्या हो जाए, हमारा ज्यादा हो जाए। सपोज हम 180 डिग्री ले लें, तो 180 डिग्री कितना होता है हमारा, -1, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन कितना हो जाएगा, नेगेटिव। तो अगर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, तो बोलेंगे हमारा जो वर्क डन है वो कैसा है, नेगेटिव है। जीरो कब होगा, अगर क्या हो जाए, हमारा एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाए, तो हम बोलेंगे वर्क डन कैसा हुआ है, हमारा जीरो वर्क डन। ठीक है, ये हमारी हिंदी में भी नोट्स हैं। अच्छा, अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही है ना, कि भाई हम, अब आपको पता है जो अगर हमारा 20 से 25 मिनट्स का जो लेक्चर होता है, आपको भी पता है उस लेक्चर को बनाने के पीछे कितनी मेहनत लगती है ना। तो अगर आपको लग रहा है, आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, आई थिंक वर्क आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सब कर सकते हैं, हमने अच्छे से पढ़ रखा है डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। अब फोर्स F इज इक्वल टू 5i प्लस 3j न्यूटन दे रखा है हमारे पास। कॉज अ डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू इतना मीटर इन द बॉडी, वर्क डन बाय द फोर्स। तो कैसे करेंगे, हमारा वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो कितना होगा हमारा वर्क, कितना है हमारा 5i प्लस 3j, ठीक है, डॉट 2y माइनस जे कैप। अभी कितना हो जाएगा हमारा 10, 5 टू 10 हो जाएगा। हम क्या करते थे, आई कैप की आई कैप से मल्टीप्लाई, तो आई कैप इंटू आई कैप कितना होता है 1, आई कैप इंटू आई कैप, जे कैप इंटू जे कैप, के कैप इंटू के कैप, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। तो 5 टू 10 हो गया, और माइनस 3 1 3, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 7 जूल। तो हमारा 7 जूल क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सा था। वर्क एनर्जी थ्योरम हमें समझनी थी, इसे थोड़ा सा हमें वर्क को भी समझ लिया। वैसे वर्क सभी को पता है क्या होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम हम सिर्फ फॉर्मूला पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे लिए हमें प्रूफ नहीं करना एग्जाम में। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम होती है जो भी हमारा टोटल वर्क डन होता है, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है ना। तो चेंज इन काइनेटिक क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, तो डब्ल्यू नेट कितना हो जाएगा, हाफ एम वी वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं करने के लिए। अभी डब्ल्यू नेट क्या होता है, ठीक है, सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस काम वर्क कर रहे हैं उन सभी का जो सम होता है उसी को हम बोलते हैं डब्ल्यू नेट, यानी कि नेट वर्क डन। अब वो फोर्सेस कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं और नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं, यानी कि संरक्षी और असंरक्षी बल। ठीक है, अब इट इज, अभी जो हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ये, कि इट इज द इंटीग्रेशन फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। कि किसकी इंटीग्रल फॉर्म है ये किसकी इंटीग्रल फॉर्म है, न्यूटन सेकंड लॉ की इंटीग्रल फॉर्म है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर्स में आ रखा है, ठीक है, अदर स्टेट्स में भी आ रखा है। तो किसकी इंटीग्रल फॉर्म है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो याद रखेंगे फॉर्मूला, डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन करेंगे हम, इस पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन है, जो हम अपनी वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रहे हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं। चलो, लिखा है क्वेश्चन, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक अ वुडन ब्लॉक एंड penetrate it to a depth of 10 centimeter before coming to rest. Calculate the average resistive force exerted by the block. अच्छा, इससे पहले दूसरा क्वेश्चन करते हैं, वो थोड़ा हमारा इस डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है, फिर उसको करेंगे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg हैज एन इनिशियल स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, अ नेट फोर्स डज 21 जूल ऑफ वर्क ऑन इट, व्हाट इज इट्स फाइनल स्पीड। देखो ध्यान से सुनेंगे, वो कह रहा है कि हमारे पास जो मास है वो कितना है, मास तो हमें दे रखा है 2 kg, है ना। इनिशियल स्पीड कितनी है हमारे पास, जो वी आई है वो है हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास एक 21 जूल, ये वर्क डन दे रखा है हमें, वर्क हमारे पास कितना है 21 जूल। अब हमें फाइनल स्पीड अपनी निकालनी है, तो कैसे करेंगे, हमें फॉर्मूला पता है, क्या है हमारे पास फॉर्मूला,
फॉर्मूला है हमारे पास W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो W इज इक्वल टू हाफ m बाहर अगर निकाल दें तो भी काम चल जाएगा, और V फाइनल स्क्वायर माइनस V इनिशियल स्क्वायर। ठीक है, ये तो है हमारा 1/2 हाफ m V फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ m V इनिशियल स्क्वायर। अब यहाँ पर वर्क डन हमें कितना दिया था? वर्क डन हमें दिया था 21 जूल, है ना, और मास है 2 kg। 21 जूल, मास है 2 kg, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास? थी 2 मीटर पर सेकेंड। तो V फाइनल स्क्वायर हमें निकालना है, 2 2 4, 2 से 2 कट जाएगा, तो 21 इज इक्वल टू V फाइनल स्क्वायर माइनस 4, V फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू 21 प्लस 4 25। तो V फाइनल कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट 25 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। तो जो हमारा आंसर हुआ वो कितना आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये तो होगा डायरेक्ट क्वेश्चन। अब जरूरी नहीं कि क्वेश्चन डायरेक्ट आए, अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है जो यहाँ लिखा है। अब बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, ये कोई बुलेट है जिसका मास कितने ग्राम है? 20 ग्राम है, मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हो गया हमारा मास, ये हो गई हमारी बी इनिशियल। स्ट्राइक अ वुडन ब्लॉक, वो किसी वुडन ब्लॉक पर स्ट्राइक करती है एंड पेनिट्रेट इट, और उसको पार कर जाती है। अब कहाँ तक? 10 सेंटीमीटर पर सेकंड गहराई, सॉरी 10 सेंटीमीटर गहराई तक। तो यानी कि ये तो हमें डिस्टेंस दे दी उसने, डिस्टेंस दे दी, डी एस कुछ भी मान सकते हो आप। बिफोर कमिंग रेस्ट, रेस्ट में आने से पहले कैलकुलेट द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स, हमें निकालना है यहाँ पर फोर्स निकालना है, और रेस्ट में आने से पहले डिस्टेंस गई, तो यानी कि रेस्ट में अगर वो आई होगी तो बी फाइनल हमारा 0 हो चुका होगा। चलो करके देखते हैं कि इसका आंसर हमारा क्या आता है। हम यहाँ करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा W इज इक्वल टू हमारा क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वर्क डन तो गिवन नहीं है, उसने हमें बोला कि इतनी डिस्टेंस पे गया नीचे गहराई तक और हमें फोर्स निकालना है, इसका मतलब हमें फॉर्मूला इसमें वैल्यू रखनी पड़ी होगी F डॉट ds, है ना। F डॉट ds हम लिख सकते हैं वर्क डन को, इसको लिखेंगे हम काइनेटिक एनर्जी फाइनल। फाइनल एनर्जी क्या होगी? 0, क्योंकि हमारा जो B फाइनल है वो क्या हो जाएगा? 0। तो माइनस हाफ m V इनिशियल स्क्वायर। अब फोर्स हमें निकालना है, क्या क्या गिवन है भाई, कितनी कितनी वैल्यूज है, वैल्यूज एक बार देख लेते हैं। 5 मीटर 20 ग्राम, 20 ग्राम हमारा मास है, और हमारी डिस्टेंस, पहले मास लिख लेते हैं। मास है हमारे पास 20 ग्राम, और डिस्टेंस कितनी थी? 10, डिस्टेंस थी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, वी इनिशियल 500 मीटर पर सेकेंड, और वी इनिशियल था हमारा 500 मीटर पर सेकेंड। तो जब हम फॉर्मूले में रखेंगे तो एफ हमें निकालना है, देखो 10 सेंटीमीटर है ना, तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2, इसको चलो सिंपल लिख देते हैं हम। 1, ये तो 0 हो गया, माइनस 1/2 इंटू मास है 20 यानी कि 20/1000, और वी आई स्क्वायर यानी कि 500 इंटू 500। सिंपल वैल्यूज लिख दी हमने बिल्कुल। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 0 0 0 0 0, 2 से 2 कैंसिल। तो एफ इज इक्वल टू हमारा कितना आया? ये 10 है, ठीक है, तो 5 5 जा 25,000। तो एफ इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा? माइनस में होगा ना, मैग्नीट्यूड लेंगे वैल्यू, तो ये हमारा हो जाएगा 25 इंटू 10 की पावर 3। अब देखते हैं क्या हमारा कहीं ऐसा है आंसर। देखो रेजिस्टिव फोर्स निकालना है ना, इसलिए माइनस में आ रहा है हमारा, और ये एक तो है 0.25 इंटू 10 की पावर 4, 2.5 इंटू 10 की पावर 4। तो कौन सा हमारा मैच करेगा? अगर हमें क्या करें, इसको इधर ले आए, तो 2.5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन। तो यानी कि जो हमारा आंसर है वो कितना आएगा? वो आएगा 2.5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कंजर्वेटिव फोर्सेस। चलो कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ लेते हैं, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव बाकी हम कल कर लेंगे। कंजर्वेटिव फोर्सेस हमारा क्या होता है? अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय इट ऑन अ पार्टिकल मूविंग बिटवीन टू पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, अगर क्या हो, जो वर्क डन, जो हमारा वर्क डन हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है, वो डिपेंड नहीं करता पाथ पर। ठीक है ना, तो अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव, वो कंजर्वेटिव फोर्स वो होंगे कि अगर जो वर्क डन है वो क्या है, वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। सपोज मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो मैं चाहे मैं इस वाले पाथ से जाऊँ, चाहे मैं इस वाले पाथ से जाऊँ, ये ए और बी पॉइंट है, तो चाहे मैं ए टू बी जाऊँ और चाहे मैं बी टू ए जाऊँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क पड़ता है उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर। ठीक है ना, ये फर्क नहीं पड़ता कि किस रास्ते से घूम के जा रहा है। अब सपोज एक बच्चा है, उसको उसकी मम्मी ने बोला कि जाओ भाई मार्केट से सामान लेके आओ, है ना। अब आपको क्या, अब वो क्या करता है? कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना, एक तो बच्चा होगा बेचारा सीधा साधा, जाएगा दुकान से सामान लेके आ जाएगा। अब एक कुछ शरारती बच्चे होंगे जो क्या करेंगे, जो जाएंगे बीच में अपने फ्रेंड से भी मिल लिए, बातचीत कर ली, है ना, फिर दुकान पे गए, फिर बातचीत करके आए,
तो उसकी मम्मी ने उसको ये थोड़ी पूछा कि तू भाई सामान सीधे रास्ते से लाया या तू घूम के उस रास्ते से अपने फ्रेंड से मिलके लाया, है ना? तो उनको तो क्या था कि भाई वो बच्चा गया, दुकान से सामान लेके आ गया। तो ये कैसे फोर्सेस होंगे? ये होंगे हमारे कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर जो डिपेंड करते हैं। इन अ क्लोज्ड पाथ द टोटल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट, पेपर में बार-बार पूछे जाते हैं कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होता है उसमें जो वर्क डन होता है वो क्लोज पाथ पर कैसा हो जाता है? जीरो हो जाता है। कंजर्वेटिव फोर्स आर एसोसिएटेड विद एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। देखो लिखा है ना, वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, क्लोज पाथ में जीरो होता है। और पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड, पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन कर सकते हैं। द फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जो फोर्स है वो क्या होता है? पोटेंशियल। ये हमारा 3D के लिए हो जाएगा, है ना, कि F इज इक्वल टू माइनस डेल वी। और ये आगे हमें पढ़ना भी है अभी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक भी है ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो 1D के लिए F कितना हो जाएगा? माइनस का डी यू अपॉन डी एक्स। अब एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये फोर्स है ना, फोर्स फोर्स, ये तो आप अच्छे से रट लीजिए, फोर्स। ठीक है, ये सब के सब हमारे क्या है? ये सब के सब कंजर्वेटिव। अच्छा, हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं ना वो सारे कंजर्वेटिव हैं। कौन कौन से ऐसे याद करेंगे हम? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, हम छोटे में पढ़ते थे, कॉन्टैक्ट फोर्स है, टीचर पढ़ाते थे ना कि इसको धक्का दे रहा है तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट वाले कौन से होंगे? हमारे कंजर्वेटिव फोर्स हमारे होंगे। इनके एग्जांपल्स याद रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में बार बार घुमा फिरा के आ रखा है कि 4 ऑप्शन दे रखे थे, इनमें से कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स है, कौन सा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो बहुत एग्जाम्स में आ रखे हैं, तो इनको अच्छे से आप बिल्कुल याद कर लेना। नेक्स्ट है हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। यानी कि जो फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स होंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? हमारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएंगे। जैसे कि अ फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय इट डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन, द एनर्जी लॉस्ट ड्यू टू दिस फोर्स इज यूजुअली डिसिपेटेड एट हीट और साउंड। तो कह रहे हैं कि जो पाथ पर डिपेंड कर रहे हैं, है ना। अभी हमने बच्चे वाला एग्जांपल पढ़ा था ना। अब एक बच्चे की मम्मी बहुत खतरनाक है, वो बच्चा इतना शरारती है, उसकी मम्मी ने बोला कि भाई सामान लेके आ, और वो अपने दोस्त के पास जाके बैठ गया, घंटों तक नहीं आया। तो अब आपको ही पता है कि उसकी मम्मी क्या करेंगी उसका हाल, है ना। तो इसका मतलब उसकी मम्मी जो थी, एक जो पहले वाला बच्चा था वो दुकान पे गया, उसकी मम्मी को नहीं फर्क पड़ रहा था वो दोस्त से मिल के आया नहीं मिल के आया, उन्होंने सामान आया उसे लाके दे दिया। अब एक बच्चा और शरारती, वो घंटों तक नहीं आया वापस। तो अब उसकी मम्मी क्या करेंगी? उसकी मम्मी बढ़िया से कुटाई करेंगी, उसकी पिटाई करेंगी, है ना। तो इसका मतलब वो पाथ पे डिपेंड किया, उसकी मम्मी ने बोला कि भाई तुझसे बोला सीधे जा और सामान लेके आ, है ना। मतलब ये ए पॉइंट था, उसका घर वाली दुकान थी। उसकी मम्मी ने बोला भाई डायरेक्ट जा, इस पास से जाना और सामान लेके आ जाना, लेकिन वो ऐसे गया घूम घाम के, घंटों 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 बाद अपने वापस घर आया। तो अब यहाँ फर्क पड़ेगा कि आप किस पास से जा रहे हो, है ना। तो यानी कि ये पाथ पर डिपेंड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हैं वो पाथ पर डिपेंड करते हैं, है ना। वर्क इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पाथ्स, अलग अलग पाथ्स के लिए अलग अलग वर्क डन होगा। तो वर्क डन इन क्लोज पाथ इज नॉट जीरो, तो यहाँ पर जीरो नहीं होगा। एनर्जी जनरली कन्वर्टेड टू इंटरनल एनर्जी या थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फोर्स एग्जांपल क्या क्या इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स या फिर एयर रेजिस्टेंस, ये सारे के सारे हमारे क्या होता है? ये सारे के सारे हमारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। यानी कि बस इतना ध्यान रखेंगे, जितने भी कॉन्टैक्ट फोर्स हैं वो हमारे सारे के सारे क्या हैं? नॉन कंजर्वेटिव है। अच्छा, एक इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है सभी को, किसमें? स्प्रिंग फोर्स में, कि स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है। देखो स्प्रिंग फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स मानेंगे, कोई भी ये मत सोचना कि स्प्रिंग फोर्स हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये भी हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, और ये भी क्वेश्चन में, पेपरों में कई बार रिपीट हो रखा है। हम इन पर प्रीवियस क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं। कल हम पढ़ेंगे कि कल हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल क्या है, हमारा रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, जो हमारा सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।